राइटिंग क्या होता है? आइल्स की राइटिंग से सभी लोग घबराते हैं। मैंने जहाँ जहाँ पे भी देखा है आइल्स की राइटिंग, सब लोग कहते हैं भाई बहुत हार्ड है, मुझे तो यार 6 बैंड आए हैं आइल्स की राइटिंग में। पर इस बार मुझे आए थे 7.5 बैंड। इस बार क्या, मैंने एक ही बार दिया था और मुझे एक बार में ही 7.5 बैंड आ गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आइल्स में मुझे 7.5 बैंड आए कैसे। और मैं आपको एक ही वीडियो में राइटिंग टास्क 1 की पूरी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी वोकेबलरीज मैंने यूज़ की और आप कौन कौन सी वोकेबलरीज यूज़ करनी चाहिए आइल्स की राइटिंग टास्क 1 में, जिससे कि आपको 7 बैंड प्लस आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टोकन इंडियन अभिषेक। तो लेट्स बिगिन। तो यार गाइस, अब मैं बताना चाहूंगा कि जो राइटिंग होती है उसमें कितने टास्क होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। सो राइटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टास्क 1 एंड टास्क 2। अब टास्क 1 20 मिनट्स का होता है, टास्क 2 40 मिनट्स का होता है। पर ये जरूरी नहीं है कि टास्क 1 में हमें 20 मिनट्स ही लेने हैं और टास्क 2 में हमें 40 मिनट्स ही लेने हैं। ये अपनी विषय है, हम लोग टास्क 1 में ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, कम भी टाइम ले सकते हैं, और सेम है टास्क 2 के साथ। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि 20 मिनट्स ही बहुत कम है टास्क 1 के लिए, तो हमें ज़्यादा नहीं टाइम मिल सकता। पर ये आपकी मर्जी, आप ज़्यादा ज़्यादा लिखें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम लिखना है तो कम टाइम लगेगा। आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, कम टाइम भी ले सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ में चलते हैं जो कि है टास्क 1। अब मैं इस वीडियो में केवल टास्क 1 बनाऊंगा और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी टास्क 2 के ऊपर। तो टास्क 1 एकेडमिक का अलग होता है, जनरल ट्रेनिंग का अलग होता है। अब जहां तक मैंने देखा है जनरल ट्रेनिंग का, उसमें तो उनको लेटर लिखने को देते हैं, पर मैंने जनरल ट्रेनिंग का पेपर नहीं दे रखा, इसलिए मैं आपको एकेडमिक का ही बताऊंगा। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एकेडमिक पर्सन। तो एकेडमिक में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसमें से हमें केवल एक एक करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मिल गई, जैसे कि पाई चार्ट मिल गया, हिस्टोग्राम मिल गया, बार ग्राफ मिल गया, लाइन ग्राफ मिल गया। नहीं, बस ये सब चीज़ें हमें पढ़ के जानी होती है, पर इसमें से हमें एक ही चीज़ मिलेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक हो गया पाई चार्ट, एक हो गया बार ग्राफ, एक हो गया लाइन ग्राफ, एक हो गया हिस्टोग्राम, एक हो गया डबल बार ग्राफ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और डायग्राम भी होते हैं, मैप्स भी होते हैं। मैप्स में कंपैरिजन करना होता है। तो टास्क 1 में, राइटिंग के टास्क 1 में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको अभी हम लोग एलैबोरेटली पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो यार गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा के बताऊंगा कि क्या है, मतलब कैसे होता है टास्क 1 और क्या क्या वोकेबलरीज यूज़ करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो मैं अपने कंप्यूटर में एग्जाम्पल खोल लेता हूँ और अपने फ़ोन में इसको सेंड कर देता हूँ ट्रांसफ़र। तो यार ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे फ़ोन में। थोड़ा कन्वीनियंस के लिए थोड़ा इस साइड ऐसे करके देखना पड़ता है, इसलिए चलो। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक ग्राफ मैंने शो किया है, एक डिस्प्ले किया है स्क्रीन में, जो कि बताता है बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड। अब ये ग्राफ है जो कि लाइन ग्राफ है। आप इसको बार ग्राफ मत समझना, क्योंकि बार ग्राफ में बार्स होते हैं, लाइन ग्राफ में लाइन बनी होती है। तो इसमें बता रखा है बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में बर्थ और डेथ रेट का क्या सिनेरियो है इन फ्रॉम द ईयर 1901 टू द ईयर 2101। अब 200 साल के गैप के बीच में इतने वेरिएशंस आए हैं इन एन इरेटिक पैटर्न। तो इरेटिक पैटर्न आप यूज कर सकते हैं अपने वोकेबलरी में, आपको अच्छे बैंड आ सकते हैं इसकी सहायता से। तो आप अगर वाई एक्सिस में गौर फरमाइए, मतलब देखिए, तो आप देख सकते हैं बर्थ एंड डेथ रेट्स इन 1000, बर्थ एंड डेथ्स इन 1000। और अगर आप एक्स एक्सिस में देखोगे तो आपको दिखेगा ईयर्स के ईयर्स दिखेंगे कि कौन सा ईयर कौन सा है। मतलब जैसे कि इसमें 20 ईयर्स का गैप दे रखा है सब में। तो या फिर यहाँ पे आप ये मत सोच लेना कि जो एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस में जो दे रखा है 10 20 30, वो केवल 10 20 30 है। वो है 10,000 20,000 30,000 40,000 ऐसे है। ऐसा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 1901 में केवल डेथ 10 ही होंगी। तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, और सामने उसके मतलब साथ में लिखा भी है इन थाउजेंड्स है।
तो आपको पहले पूरे ग्राफ को एनालाइज करना है कि हाँ भाई ग्राफ बताता क्या है, और सोचना है उसके बारे में कि हाँ भाई क्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20 मिनट्स रहते हैं, आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। तो अगर आप 5 मिनट या 2-3 मिनट भी लगा दोगे ग्राफ को एनालाइज करने में, तो आपको अच्छे बैंड आ सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में। द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 2101। तो ये 200 साल के गैप के बीच में ये ग्राफ बताता है बर्थ एंड डेथ रेट्स के बारे में न्यूजीलैंड का, इन न्यूजीलैंड कंट्री। तो आपको समझना है पहले कि बताता क्या है। उसके बाद क्या नीचे लिखा है, समराइज इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर रेलिवेंट। ये जो आपको लाइन है ये सारे टाइप के ग्राफ में दिखेंगी कि, और आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कंपेरिजन ज़्यादा कीजिए। कंपेरिजन अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा बैंड आएंगे। इसलिए मैंने भी जब मैं अपना जो आइल्स का टास्क 1 लिख रहा था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंपेरिजन की थी। तो अब मैं आपको इसका आंसर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यार गाइज अब इसका आंसर जो है वो स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा या पूरी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें लिखा है, इसमें 4 पैराग्राफ हैं, मतलब आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ 1, थर्ड पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ 2 और फोर्थ पैराग्राफ है ओवरव्यू। तो या कंक्लूजन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कंक्लूजन लिखने के लिए, क्योंकि कंक्लूजन से अगर आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपके और ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है, जिससे ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं अगर आप कंक्लूजन लिखोगे अपनी लैंग्वेज में। इसलिए आपकी मर्जी है कंक्लूजन लिखना है नहीं लिखना, पर ओवरव्यू जरूर देना है। ओवरव्यू रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड नहीं मस्ट है। तो मैं इसका आंसर पढ़ना शुरू करता हूँ। The graph shows changes in the birth and death rate in New Zealand since 1901 and forecast trends tip until 2101। अब ये जो है फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होती है उसको हम लोग पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज मतलब सिनोनियम ऐड करेंगे, सिनोनिम्स नहीं होते सिनोनिम्स होते हैं। तो सिनोनिम्स ऐड करेंगे। मेरे को सिनोनियम ज़्यादा कन्वीनियंट बोलने में लगता है, इसलिए मैं सिनोनिम्स बोलूँगा। पर स्पीकिंग में, वैसे स्पीकिंग में अब जा रहे हो तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। पर अभी हम लोग राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में स्पीकिंग का कोई रोल नहीं है, आपको जैसे बोलना है बोलिए। तो आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आप दोबारा आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो इसमें लिखा है द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 2101। बस इसी लाइन को आपको पैराफ्रेज करना है इंट्रोडक्शन के लिए। और आप इसमें लिखा है इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 2101, इसको इन्होंने पैराफ्रेज किया है सिंस 1901 एंड फोरकास्ट ट्रेंड टिप अंटिल 2101। अब इसने फोरकास्ट इसलिए किया है क्योंकि अभी कौन सा साल है, अभी साल है 2020 और ये इसके बहुत सालों आगे का बता रहा है, इसलिए फोरकास्ट लिखा है इसने। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ये आप जिस साल में रह रहे हो उसके आगे है, बहुत आगे है, उसके लिए आप फोरकास्ट यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप बिटवीन द ईयर दिस एंड दिस यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी और आपको केवल पैराफ्रेज करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो कुछ भी लिख देते हैं, या इंटरनेट में मैंने देखा है वो कुछ भी लिख देते हैं, पर आपको बस ये जो आपको जो लाइन दी है क्वेश्चन में उसको वह पैराफ्रेज करना है और आपका हो जाएगा। तो यार गाइस अब चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 में। तो बॉडी पैराग्राफ 1 ये कहता है, आई थिंक जब मैं आपको अगर आप देख सकते हो तो बॉडी पैराग्राफ 1 में केवल डेथ रेट और बर्थ रेट के कंपेरिजन कर रखा है, पर एलेबोरेटली इन्होंने बर्थ रेट का बता रखा है। तो आपको सबसे पहले ग्राफ और मैं जो आंसर है दोनों का एक साथ लिख देता हूँ, मतलब एक साथ ही डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन में, तो आप ग्राफ को भी देखते रहना और आंसर को भी देखते रहना। तो बिटवीन 1901 एंड प्रेजेंट डे द बर्थ रेट हैज बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द डेथ रेट। अब इस फर्स्ट लाइन में इन्होंने कंपेरिजन कर रखी है कि जो बर्थ रेट है वो 1901 में कंसिस्टेंटली, मतलब अगर देखा जाए तो नोटिसेबल है कि जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है डेथ रेट से, जो कि एक अच्छा है, मतलब ऐसा होना चाहिए।
ठीक है, पर ये आपको रीजन नहीं मेंशन करना कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें टास्क 1 में केवल ग्राफ को ही हमें बताना, हमें अपनी फीलिंग्स का नहीं बताना कि हम क्या सोचते हैं कि बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगा या डेथ रेट कम हो जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब हमें कुछ नहीं बताना। इससे हमारे बैंड लूज हो सकते हैं या लूज होंगे, ये तो पक्का है। तो अब मैं दूसरी लाइन में जाता हूँ, है वो है कि इट स्टूड एट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड इंक्रीज टू द पीक ऑफ 66,000 इन 1961। तो अगर आप ग्राफ में देख सकते हैं तो ये इन्होंने बता रखा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है पर कंपेरिजन ज़्यादा की है कि जो बर्थ रेट है वो 20,000 था पहले 1901 में, और ये इंक्रीज हो गया टू द पीक। अब पीक इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप सारे लाइंस में कंपैरिजन करें तो ये जो पीक है 1961 की, 1961 ही है, जो 66,000 जो पीक है वो सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने पीक वर्ड यूज़ कर रखा है। अगर आपको पीक वर्ड नहीं यूज़ करना तो आप स्काई रॉकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं या ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये रैपिडली पीक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई रैपिडली पीक नहीं लिख रखा, इसलिए आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा दिमाग लगा के पूरा लिखा रखा है। और आपको भी जब भी आप टास्क 1 कर रहे हो तो आपको भी पूरा दिमाग खोल के पूरा लिखना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे बैंड है। और ये मैं आपको 7 बैंड प्लस की टिप्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे आ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ। सिंस देन द रेट हैज़ फ्लक्चुएटेड बिटवीन 65 and 50,000 and it is expected to decline slowly to around 45,000 births by the end of the century। अब इन्होंने दे रखा है कि सिंस देन, यहाँ पे सिंस जो है, सिंस वो एक कंजंक्शन, जो एक जैसे बट हो गया एंड हो गया, वैसे सिंस यूज कर सकते हैं आप एज अ कंजंक्शन। और सिंस के लिए सिंस देन द रेट हैज फ्लक्चुएटेड, अब इसमें रेट जो है फ्लक्चुएटेड हुआ है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। और जो अगर आपको एवरेज बताना है कि कैसे फ्लक्चुएटेड हुआ, कौन से नंबर्स के बीच में फ्लक्चुएटेड हुआ है, तो आप बता सकते हैं 65 and 50,000 के बीच में फ्लक्चुएटेड हुआ है। और उसके बाद ये डिक्लाइन, स्लोली डिक्लाइन होता रहा और 45,000 तक आ गया 2101 में। तो इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन ही दी, और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप राइटिंग टास्क 1 लिख रहे हो तो पूरी इंफॉर्मेशन ना दीजिए, आपको केवल मेन पॉइंट्स बताने हैं और केवल कंपेरिजन बतानी है। तो ये जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स, मतलब हाईलाइटेड जो वर्ड्स कर रखे हैं वो आप देख लेना अच्छी तरह से। आपको ये सब, जैसे कंजंक्शंस कौन से यूज़ करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से यूज़ करें, ये सब, तो आपको इससे ज़्यादा बैंड्स आ सकते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है कि 60,000, 65 एंड 50,000 के बीच में ये फ्लक्चुएटेड होता रहा, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इरेटिक पैटर्न शो करता रहा, मतलब ऐसे 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 करके इरेटिक पैटर्न शो करता रहा। और उसके बाद ये प्लंज हो गया, आप डिक्लाइन की जगह प्लंज भी यूज कर सकते हैं, तो प्लंज हो गया ये स्लोली, क्योंकि रैपिडली नहीं हुआ, स्लोली प्लंज हुआ है। आप देख सकते हैं ऐसे, मतलब रैपिडली मतलब स्टीपली नहीं प्लंज हुआ, ये स्लोली प्लंज हुआ है टू 45,000 बर्ड्स इन द एंड ऑफ द सेंचुरी। इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, ये जो इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है बॉडी पैराग्राफ 1। तो अगर आप ऐसे मेंशन करते हो, अगर आप ऐसे करते हो तो आपके 8 बैंड आराम से आ जाएंगे, और ये आंसर भी 8 बैंड के आए थे। नाउ मूविंग टू बॉडी पैराग्राफ 2, तो इसमें पहले ही लिख रखा है इन कॉन्ट्रास्ट। अब इन्होंने इन कॉन्ट्रास्ट क्यों लिख रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें इन्होंने बर्थ रेट के बारे में बताया हुआ है, अब बॉडी पैराग्राफ 2 में डेथ रेट के बारे में बताया है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, पूरे अलग हैं, तो इसलिए इन्होंने इन कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज किया है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, और इसलिए मैंने इन कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। तो इन कॉन्ट्रास्ट द डेथ रेट स्टार्टेड बिलो 10,000 एंड हैज इंक्रीज स्टडीली अप अंटिल द प्रेजेंट टाइम। अब सोच लो कि अगर मैं एग्जाम देखता हूँ 2020 में, तो यहाँ पे लिख रखा है 2021 में इतना हुआ है, तो 2020 में अगर एग्जाम लिख रहा हूँ तो मेरा वो प्रेजेंट टाइम वो मेरा हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1901 से 2020 तक जो कि मेरा प्रेजेंट टाइम है, उसमें ये जो पहले 10,000 से थोड़ा बिलो था, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ, सर्ज हुआ। आप इंक्रीज की जगह सर्ज भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी वोकेबलरी है आइल्स राइटिंग टास्क 1 में। तो प्रेजेंट टाइम तक जो कि 2020 है, 2021 है, जब भी आप पेपर लिख रहे हो 2021 या 2020 में,
तो उसमें ये सर्ज हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 10,000 एंड हैज इंक्रीज स्टडीली इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। ऐसे नहीं कि पूरा स्टीपली इंक्रीज हुआ है, साइमन मतलब स्टीपली इंक्रीज नहीं हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, स्लोली इंक्रीज हुआ है, इसलिए उन्होंने स्टडीली इंक्रीज लिखा है अंटिल द प्रेजेंट टाइम, मेरे प्रेजेंट टाइम तक। फिर उसके बाद दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रैपिड। अब रैपिडली मतलब होता है स्टीपली, स्टीपली मतलब बहुत जल्दी से। बिटवीन 2021 एंड 2051 यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रैपिड बिटवीन 2021 एंड 2051। आप ईयर्स को भी मेंशन कर सकते हैं या प्रेजेंट टाइम के बाद एक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है वो करना। तो आप देख सकते हैं 2021 से 2051 या 61, क्या लिखा है 2051, यस 2051, 2041, 2061 के बीच में होगा कहीं, तो उसमें बहुत स्टीपली राइज हुआ है। तो स्टीपली राइज हुआ है इसलिए आप लिख सकते हैं कि रैपिडली इंक्रीज हुआ है या रैपिडली सर्ज हुआ है। तो ये बहुत अच्छा वोकेबलरी होगी, रैपिडली सर्ज या रैपिडली इंक्रीज between 2021 and 2051 with the rate when the rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly in 2101। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2051 के बाद जो रेट है वो एक स्टीप, मतलब एक स्टीप नहीं, मतलब एक लेवल को मेंटेन करके रखेगा, जो कि स्टेट लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा। और आप इसके लिए न्यू वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। 60,000 जैसे कि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में, तो 60,000 के करीब है वो 2051 के बाद की। जो अगर आप एनालिटिक्स देख सकते हैं तो वो एक उसने मेंटेन कर रखा है अपनी जो हाइट है, उसके बाद वो डिक्रीज हुआ है। तो इसमें इसलिए लिखा हुआ है बिफोर ड्रॉपिंग स्लाइटली इन 2101, मतलब 2101 में स्लाइटली ड्रॉप होने से पहले 2051 से 2101 के बीच में वो एक उसने लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है जो कि है 60,000। अब इन्होंने अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखा हुआ लेवल, ये डेथ रेट ने अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, पर हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ 2061 में ये हो गया, 2062 में थोड़ा ऊपर चले, 2063 में थोड़ा नीचे हो गया, 2064 में ऊपर हो गया, ऐसा नहीं लिखना। हमें थोड़ा उसका ओवरव्यू से देना और मेन पॉइंट्स बताने। अगर आप मेन पॉइंट्स बताओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हाँ गाइस, अब चलते हैं ओवरव्यू की तरफ। तो ओवरव्यू जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ओवरव्यू में जो फर्स्ट जो वर्ड यूज किया गया है वो है ओवरऑल। तो जब भी आप अगर ओवरव्यू लिख रहे हो तो बी श्योर कि आप उसको 60 वर्ड से ऊपर का ना लिखें, और आपकी मर्जी है कि आप ओवरव्यू को सेकंड पैराग्राफ में लिखना है तो सेकंड पैराग्राफ में लिखें, या लास्ट पैराग्राफ में लिखना है तो लास्ट पैराग्राफ में लिखें। ओवरव्यू की जगह आप ओवरऑल लिख सकते हैं, मतलब ओवरव्यू में आप ओवरऑल तो लिख सकते हैं, पर इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू मैनिफेस्ट, ये सब नहीं लिख सकते। ये सब कंक्लूजन के लिए यूज होता है। कंक्लूजन ऑप्शनल है, आपको लिखना तो लिखें, नहीं लिखना तो ना लिखें। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड है आपके लिए, पर जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। जैसे कि ओवरऑल जो है, ओवरव्यू जो है मस्ट है, पर जो कंक्लूजन है वो टास्क 1 के लिए मस्ट नहीं है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ओवरऑल दीज अपोजिंग ट्रेंड्स मींस दैट द डेथ रेट will probably overtake the birth rate in around 2041 and the large gap between the two levels will be reversed in the later part of this century। मतलब कि इन्होंने पूरा इसमें एक बहुत शॉर्ट में बता रखा है ओवरव्यू। अब ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ कि जो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है इस साइड, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा ग्राफ का इन्होंने एक शॉर्ट में बता रखा है कि इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ। तो इस ग्राफ में जैसे कि बता रखा है कि 2041 में बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड एंड डेथ रेट ऑफ न्यूजीलैंड इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि 2041 में जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम लेवल में है, और जो डेथ रेट जो पहले कम था वो डेथ रेट कम से ज्यादा हो गया, और जो बर्थ रेट है वो ज्यादा से कम हो गया है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि 2041 में लार्ज गैप हो जाएगा, और जो बर्थ रेट है वो जो डेथ रेट है वो प्रोबेबली ओवरटेक करेगा बर्थ रेट को
इन अराउंड 2041। अराउंड 2041 इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ये 2041 के अराउंड है, एग्जैक्ट 2041 में नहीं है। तो आपको ये भी श्योर रखना है कि 2041 अगर है तो आपको एग्जैक्ट लिखना है, और अगर नहीं है तो उसके अराउंड, अबाउट, ये सब लिख सकते हैं। तो ये सब वोकैबुलरीज यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको 7 बैंड प्लस आए। जिससे कि मैंने ये सब वोकैबुलरीज यूज की थी, और जब मैंने इंट्रोडक्शन यूज किया था तो जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, द ग्राफ शोज, तो आप ग्राफ मैनिफेस्ट लिख सकते हैं, ग्राफ इलस्ट्रेट लिख सकते हैं, ग्राफ इलूसिडेट्स लिख सकते हैं, ये सब चीजें लिख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे बैंड आ सकते हैं। तो यही था सब इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।